आज हम करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का एक पाठ, नाम कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए हम एनिमेशन का प्रयोग करेंगे। एनिमेशन के साथ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं और इसी चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो करेंगे ही, साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, ये सब का सब इसी वीडियो में होने वाला है। इसीलिए कह रहा हूं इस वीडियो को अंत तक सुनते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले पाठ के नाम का अर्थ, जो कि बहुत आसान है, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। मतलब कोई कहानी है, उसको अगर हमें नाटक में परिवर्तित करना हो, नाटक में रूपांतरित करना हो, तो कैसे किया जा सकता है, वही इस चैप्टर में बता रखा है। लेकिन कहानी को नाटक में रूपांतरित करना क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी? दरअसल होता क्या है बच्चों, कहानी जब बहुत प्रसिद्ध हो जाती है, बहुत फेमस हो जाती है, तो उसको नाटक में परिवर्तित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इतने लोग उस कहानी को पसंद कर रहे हैं, तो जो नाटक बनाएगा उसको भी वो लोग पसंद करेंगे। ऐसी बहुत सी कहानियां हुई हैं। पुरानी कहानियों की बात करूं तो प्रेमचंद की बहुत सी कहानियां हैं, जैसे नमक का दारोगा, गोदान, दो बैलों की कथा, और इस तरह की बहुत सी कहानियां। और सिर्फ प्रेमचंद की ही नहीं, बहुत सी और भी उदाहरण हैं, हम देंगे इस पाठ को पढ़ते हुए। लेकिन फिलहाल पहले पढ़ेंगे इस पाठ में बता क्या रखा है। देखो, ये तीन चीज बता रखी है इस पूरे पाठ में। इसको मैं एक एक करके समझाता रहूंगा, लेकिन शुरुआत करते हैं यहां से। शुरुआत में आप पढ़ें पहले विधा। विधा क्या होता है, विधा को एक बार समझ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इस पाठ के लिए। विधा को दूसरे शब्दों में प्रकार कह सकते हो। जैसे प्रकार होते हैं ना, जैसे पत्र लेखन के प्रकार, ऐसे ही साहित्य के भी प्रकार होते हैं। इससे पहले आप ये समझो कि साहित्य क्या होता है। साहित्य जो भी लेखन किया जाता है, लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री द्वारा जो भी लेखन होता है, वो सब साहित्य ही कहलाता है। जैसे कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, तो कोई कविता लिखता है, तो कोई निबंध लिखता है। मतलब ऐसे और भी कई तरह के होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप से जो लिखी जाती हैं, कोई कहानी, कोई कविता, ये सब के सब विधा कहलाती हैं, है ना। जो लेखक, लेखिका, कवि, कवित्री द्वारा लिखा जाता है, वो सब साहित्य कहलाता है। और जो ये अलग अलग पार्ट में लिखते हैं, कोई कहानी, कोई उपन्यास, कोई कविता, कोई निबंध, और ऐसे ही कोई डायरी लेखन, कोई लघु कथा लेखन, ऐसा बहुत सी चीजें लिखी जाती हैं, ये सब के सब विधाएं हैं। इनको प्रकार नहीं कहते, इसको विधा कहते हैं कि ये साहित्य की विधा है। इनमें एक और भी जोड़ लो, वो है नाटक, जो मैंने बोल्ड अक्षरों में लिखा, नाटक। नाटक भी लेखक, लेखिका द्वारा लिखा जाता है, जो एक विधा ही है। तो बच्चों, ये मैं क्यों बता रहा था, ये सारी विधाएं हैं, और विधा के बारे में बार बार इसमें आएगा। देखो बच्चों, मैं यहां से पढ़ने वाला हूं, क्यों? इससे पहले के जो पैराग्राफ्स थे वो इंट्रो थे, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं। आप खुद पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। इसके बाद अब मैं लाइन बाय लाइन A to Z पढ़ने वाला हूं। इसमें कोताही मत बरतना, ध्यान से सुनते रहना। देखो, इस एक दो पैराग्राफ्स में हम पढ़ने वाले हैं कि नाटक और कहानी में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कुछ समानताओं के बारे में भी बात करेंगे। पहले यह समझ लो कि वो नाटक की मैं बात नहीं कर रहा हूं जो आप लोग सोच रहे हो। 100% ये आप सोच रहे हो कि नाटक वो जो सीरियल्स आते हैं। नहीं, टीवी पर आने वाले वो सीरियल्स की बात नहीं हो रही। नाटक वो नाटक जो स्टेज पर अभिनीत होते हैं, स्टेज पर प्रस्तुत किए जाते हैं, लाइव। यानी कि कह सकते हो कि जो सामने स्टेज पर हो रहा है वो हम सजीव रूप से देखते हैं, किसी टीवी के माध्यम से नहीं। जैसे आपके स्कूल में भी कोई ना कोई फंक्शन होता होगा, एनुअल फंक्शन होता होगा, उसमें भी नाटक प्रस्तुत किया जाता है स्टेज पर, है ना। कुछ बच्चे नाटक प्रस्तुत करते हैं, वो नाटक की बात हो रही है इस पूरे पाठ में। सीरियल्स की बात नहीं कर रहे हम। देखो, कहानी कही जाती है। बच्चों, आप कौन सा नाटक के बारे में सोच रहे थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। कहानी कही जाती है या पढ़ी जाती है? नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। दोनों में अंतर ये है, एक तो ये अंतर हो गया। दूसरा अंतर है, नाटक को मंच पर अभिनेता, अभिनय द्वारा, अभिनय मतलब एक्टिंग करके, एक्टिंग द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है। ये सब नाटक में होता है, जो कि कहानी में नहीं होता। लेकिन कुछ समानता भी है। वो समानता क्या है? समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, दोनों में कहानी का होना, यह समानता है। पात्र होते हैं, ये दूसरी समानता है। और परिवेश होता है, परिवेश मतलब एटमॉस्फेयर, वातावरण, वातावरण होता है। कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का मतलब जैसा कोई विचार में असहमति होना, कि मैं तो मान रहा हूं लेकिन सामने वाला नहीं मान रहा वो बात, तो ये द्वंद्व होना, एक तरह का झगड़ा होना। द्वंद्व का मतलब हाथापाई नहीं होता कि हाथापाई होना ही द्वंद्व है। मन में विचार का बदलाव आना, या फिर एक दूसरे के विचार न मिलना, ये सब द्वंद्व है। चरम उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष क्या होता है? क्लाइमैक्स, जिसको इंग्लिश में क्लाइमैक्स कहते हैं, ये सब होता है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं, ये समानताएं हैं। यह आवश्यक है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है, उतना संभवतः कहानी में नहीं है। मतलब कहानी में जो द्वंद्व होता है वो इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन नाटक में जो प्रस्तुत करना होता है द्वंद्व, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये थोड़ा सा अंतर जरूर है। अब आगे के कुछ पैराग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि कहानी को
नाटक में बदलने के लिए, नाटक में रूपांतरित करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें हम कुछ पैराग्राफ में पढ़ने वाले। ध्यान से सुनना। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को, यानी जो स्क्रिप्ट है, उसको समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। मतलब समझ गए होंगे कि कहानी तो आप एज इट इज लिखते चले जाते हैं और जो जो मन में आ रहा है आप लिखते चले गए, लेकिन नाटक में उसको दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल शहर की मैं बात कर लेता हूं कि वो उस शहर में था, ऐसा कहानी में लिख लिया, लेकिन नाटक में वो शहर दिखाना पड़ेगा, उसकी कुछ विशेषताएं होंगी तो वो दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें नाटक में प्रस्तुत की जाती हैं। और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कहानी में मेंशन नहीं होती, लेकिन फिर भी नाटक में वो दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि नाटक सजीव होता है, सामने दिख रहा होता है, कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए होती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और ये सारी चीजों के एग्जांपल्स भी दूंगा मैं आपको, समझ में और अच्छे से आएगा आपको। उन घटनाओं का लेखा जोखा है कथा वस्तु मतलब स्क्रिप्ट, जो कहानी में घटती है। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है, मतलब स्थान भी होता है और समय भी होता है, लेकिन कहानी में तो सिर्फ लिखा जाता है, लेकिन नाटक में तो वो दिखाना पड़ता है। कोई समय है, मान लो दिन का ही समय, तो वो दिन में ही दिखाना होगा। तो एज इट इज हमें वो वातावरण क्रिएट करना पड़ता है जब नाटक प्रस्तुत करते हैं। देखो, ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो, विहीन माने के बिना हो। कहानी में कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि कौन सा समय है और कौन सा घटना स्थान है, लेकिन मंच पर तो दिखाना पड़ेगा ना कुछ, चाहे गलत सलत जैसा भी, उसको दिखाना होता है। तो उस टाइम हमें कहानी को नाटक में रूपांतरित करते समय हमें अलग अलग समय के अनुसार दृश्य का बंटवारा कर लेना चाहिए। ये वो बातें बताई जा रही हैं। देखो आगे, कहानी कथा वस्तु, जिसका मतलब है कथानक, दोनों का मतलब एक ही है, जिसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं, को सामने रखकर एक एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है। जैसा मैं अभी बता रहा था कि दृश्य बनाए जाते हैं। दृश्य तब बनाए जाएंगे जब घटना और समय के अनुसार हम बंटवारा कर लेंगे कहानी को। देखो आगे क्या लिखा है, और उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है, मतलब ये सारी चीजें एक ही हैं, स्थान, घटना और समय, तो वह एक दृश्य ही होगा, उसको अलग अलग नहीं डिवाइड कर सकते। और इस तरफ जो आप देख रहे हो बॉक्स में, ये सब कहानियां हैं, वो कहानियां जिनका नाट्य रूपांतरण हो चुका है। उस कहानी में एक कहानी है ईदगाह। ईदगाह के बारे में अब आपको पढ़ना है, सुनना है। वैसे तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इस कहानी को पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, लेकिन एक बार अलग तरीके से सुनो। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि एक बच्चा है हामिद। हामिद की उम्र लगभग 10 से 15 साल की रही होगी। हामिद अपनी दादी के साथ रहता है। उनका जो परिवार है बहुत अच्छा नहीं है, कह सकते हो कि गरीब परिवार से है। बहुत अच्छे का मतलब गरीब परिवार से है। गरीब परिवार का वो बच्चा अब जाना चाहता है एक मेले में। मेले का नाम है ईदगाह। ईदगाह वैसे ये मुसलमानों का एक तरह का त्योहार मेला ही है, जहां पर वो जाना चाहता है हामिद। अब उसकी जो दादी है वो पहले तो मना करती है। क्यों मना करती है? क्योंकि उनके पास पैसे तो है नहीं इतने ज्यादा, ना कुछ कपड़े पहनने के लिए ढंग से हैं, ना कुछ वहां जाकर कुछ खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं, तो इसीलिए वो मना करती है। लेकिन वो जिद पकड़ लेता है कि मुझे जाना है, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। इस तरह की जब वो जिद पकड़ लेता है तब उसकी दादी भी परमिशन दे देती है कि ठीक है। जब समय आ जाता है ईदगाह जाने का, यानी उस मेले में जाने का, तो वो उस मेले में जाता है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ। अब उसके जो दोस्त है ना, वो सब के सब बहुत अच्छे परिवार से हैं। कह सकते हो कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आए थे, अच्छे खासे पैसे लेकर आए थे। वो जो दूसरी तरफ हामिद है, उसके अच्छे कपड़े तो थे नहीं ज्यादा, और पैसे भी सिर्फ 2 मिले। 2 पैसे लेकर वो निकल पड़ा मेले की तरफ अपने दोस्तों के साथ। जब सब दोस्त मेले में पहुंच गए तो सब के सब कुछ ना कुछ खाने में, कुछ ना कुछ पीने में, कुछ ना कुछ झूले झूलने में व्यस्त हो गए। लेकिन हामिद बेचारा अलग खड़ा था। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 पैसे थे। अब 2 पैसे वो एक ही बार में खर्च कर देता या कहीं पर भी खर्च देता तो उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा होता। तो अब वो क्या करता है, वो खड़ा रहता है, उनके दोस्तों का इंतजार करता है, देखता रहता है ये सब काम हो रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके जो दोस्त थे खिलौने खरीदने में व्यस्त हो जाते हैं। दूसरी तरफ हामिद भी एकांत में खड़ा हुआ देख रहा था। उसके जो दोस्त खरीदते हैं खिलौने, उनमें एक तो खरीद लेता है सिपाही, जो एक खिलौना ही होता है, एक बंदूक खरीद लेता है। ऐसे ही अलग अलग तरीके के खिलौने खरीद लिए जाते हैं अलग अलग दोस्तों के द्वारा। अब बात आती है हामिद की। हामिद को कहा जाता है कि तू भी खरीद ले, तो उसने ये सारी चीजें छोड़कर एक चीज खरीदी, वो थी चिमटा। चिमटा जब उसने खरीद लिया, सारे दोस्त हंसने लगे। अरे ये क्या खरीद लिया, ये कोई खिलौना थोड़ी है। तो वो उसने समझाया कि ये खिलौना ही तो है, और ये इससे अच्छा खिलौना हो ही नहीं सकता। क्यों? जैसे ही वो ऐसे रख लेता तो वो बंदूक का काम करती थी, यानी बंदूक जैसी लगती थी। और यहां तक कि उसके दोस्तों ने ये भी मजाक बनाया कि इसको क्या खेलेगा, कैसे खेलेगा। तब उसने समझाया, अपने दोस्तों को कहा कि अरे तुम्हारे जो सिपाही हैं, ये जो मिट्टी के खिलौने हैं, ये 1 मिनट में टूट जाएंगे, जमीन
पर गिरते ही, देखो मैंने जमीन पर ये चिमटा गिराया और टूटा तक भी नहीं। तो ऐसा ही कुछ उसने जवाब देकर उनको शांत करने की कोशिश की। फिर भी बच्चे हंस पड़े, उसके दोस्त हंस पड़े उस पर कि अरे इससे खेलना क्या हुआ। फिर तो बोला कि अरे इतना मजबूत खिलौना है कि तेरे जो सिपाही है ना, इसका तो पेट फाड़ कर बाहर आ जाएगा, मतलब मेरे खिलौने का कुछ नहीं होगा, तेरा खिलौना चूर चूर हो जाएगा। इस तरह की बातें उसको वो समझाने लगा और खुश होने लगा कि मेरे पास चिमटा है। तो अब सब धीरे धीरे उससे थोड़ी थोड़े एग्री हो गए। लेकिन जब वो घर पहुंचे, सबके सब घर पहुंचने के बाद उनके खिलौने कुछ समय के बाद टूट जाते हैं। और दूसरी तरफ हामिद अपने घर जब जाता है तो दादी उससे पूछती है कि अरे घुमाया, बड़ा खुश होती है कि खिलौना कुछ लाया, कुछ खा पी के आया। तो बोला हाँ मैं खिलौना लेकर आया हूं। वो दिखाता है कि मैं ये लेकर आया हूं। दादी ने माथा पकड़ा, अरे क्या ले आया, चिमटा क्यों ले आया, किस लिए ले आया, अरे ये कोई खिलौना थोड़ी है। तब उसने बताया कि दादी मां, जब तुम रोटियां पकाती हो ना तो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे भी रोना आता है, तो इसीलिए मैं ये आपके लिए चिमटा लेकर आया हूं। अब आप आराम से रोटियां पकाना। ऐसी थी ये कहानी जिसको लिखा था प्रेमचंद ने, नाम था ईदगाह। देखो आगे, ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर ये एक कहानी के रूप में लिखा है ईदगाह को, लेकिन इसके नाटक रूपांतरण भी हो चुके हैं। आप उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। मतलब कुतूहल का मतलब होता है जिज्ञासा, उतावलापन मतलब एक्साइटमेंट। तो एक्साइटमेंट और जिज्ञासा को लेकर एक बहुत लंबी चौड़ी बात लिखी है। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से, मतलब अगर नाटक बनाना पड़े इस पर तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से को फोकस कर सकते हैं जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं। ये सारी बातें क्या दिखा रही हैं? ये सारी बातें दिखाती हैं कि बच्चों में कितना उतावलापन है, कितनी एक्साइटमेंट है, और टोली के निकलने की राह देख रहे हैं। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना, दादी का नाम है अमीना, पर केंद्रित हो सकता है और उसके संवाद दिए जा सकते हैं। मतलब पहले तो बच्चे जो बाकी के जो दोस्त हैं वो उनकी एक्साइटमेंट दिखा दी जाए नाटक में, उसके बाद एंड में, उसी दृश्य के एंड में हामिद और अमीना यानी उनकी दादी के बारे में दिखाया जाए। ऐसा नाटक में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां ईदगाह का सिर्फ एग्जांपल लिया जा रहा है, लेकिन किसी भी कहानी को नाटक में बदलते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है यह बता रखा है। देखो आगे क्या लिखा है। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक, कथानक मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रख लेना, स्क्रिप्ट होती है, इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहते हैं। प्रत्येक दृश्य का जो कथानक है उसके अनुसार औचित्य हो। ऐसा ही नहीं कुछ भी ना लिख दिया जाए, उसका कुछ ना कुछ उचित काम हो। ऐसा ना हो कि कुछ भी लिख दिया है। मतलब यह है कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का हिस्सा है, मतलब जो भी दृश्य लिखे जा रहे हैं वो कथानक का हिस्सा जरूर हो। ऐसा ना हो कि उस दृश्य को अगर हम हटा भी दें तो कथानक को कोई फर्क ही ना पड़े। बहुत फर्क पड़ना चाहिए, यानी हर दृश्य में कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए ताकि वो कथानक को आगे बढ़ाए, ताकि वो कथानक से कनेक्टेड रहे। ऐसे कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा? अगर जवाब है हां तो वो ठीक रखा हुआ है। अगर जवाब मिला नहीं फर्क पड़ेगा तो फिर वो दृश्य ही बेकार है। ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हो। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊ हो जाएगा। उबाऊ मतलब बोरिंग। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथानुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं, मतलब वो कहानी विकसित भी हो रही है या नहीं उस दृश्य से। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है। मतलब उसका उद्देश्य क्या है उस दृश्य का, मतलब अलग अलग दृश्य का बंटवारा किया कि दृश्य नंबर 1, दृश्य नंबर 2, दृश्य नंबर 3। तो जो हमने पहले दृश्य को लिखा है उसका क्या उद्देश्य है यह आपको खुद को क्लियर हो, और उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है कि उसका जो संरचना हो रही है, उसको जो लिखा जा रहा है वो उचित भी है या नहीं। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, मतलब एक शुरुआत से शुरू होती है वो उसकी कहानी। कथानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है, मतलब कथा के अनुसार वो अपनी अपनी आवश्यकताएं पूरी करता हुआ वो बिंदु चलता रहता है, और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। मतलब पहला दृश्य दूसरे से जुड़ जाए तो ऐसे जोड़ता हुआ वो चलता है। इसीलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए कि हम क्या क्या लिखने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। इस
प्रकार हम देखते हैं कि नाटक में ही नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में, यानी पहले में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी, हर दृश्य में प्रारंभ भी होता है, मध्य भी होता है और अंत भी होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक और वह कथानक को आगे बढ़ाता है, अपनी स्क्रिप्ट को तो आगे बढ़ा ही रहा है, तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। मतलब पात्र भी और परिवेश भी, यानी वातावरण भी अपने आप में वो ढाल रहा है वो दृश्य, ये भी ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है। मतलब एक सीन हो गया, अब दूसरे सीन में उसी दृश्य से रिलेटेड किस तरीके से वो जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा, वो खास बात होती है। ऐसा हो सकता है ये सब बातें वही चल रही हैं कि नाटक में कैसे बदला जाता है किसी भी कहानी को। जैसे रामायण कथा लिखी गई थी, है ना, लेकिन उसका बाद में नाट्य रूपांतरण भी किया, आपने भी देखा होगा। तो ऐसा ही कुछ देखो, रामलीला भी एक उदाहरण ही है इसका, नाट्य रूपांतरण का। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हो जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो, मतलब सिर्फ बात बताई हो, लेकिन नाटक में तो वो प्रस्तुत करना होता है, तो वो कैसे दिखाया जाए नाटक में, वो देखो क्या एग्जांपल लिया है, देखो। और उसमें कोई संवाद ही ना हो, ऐसे दृश्यों का भी एक पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। खाका मतलब एक स्ट्रक्चर, एक अलग से भूमिका तैयार कर लेनी चाहिए कि ऐसे कौन से और कितने दृश्य हैं। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई ना गई हो, मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट ना किया गया हो। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्य में नहीं आया है। यह बात पढ़ने से समझ में आ जाएगी। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण या परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्राय दृश्यों में नहीं ढल पाती, क्योंकि लेखक ने तो कहानी लिखी है, लेकिन अब नाटक में प्रस्तुत करना है वो चीजें वो कैसे दिखाएं, वो बड़ी चुनौतियां होती हैं, वो बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। तो देखो आगे क्या लिखा है, यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, परिवेश यानी वातावरण, एटमॉस्फेयर कह सकते हो, पात्र, पात्र मतलब कैरेक्टर, कथानक मतलब स्क्रिप्ट से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की है, मतलब किस तरीके से दी गई हैं। एग्जांपल से समझाऊंगा आपको मैं ये बातें। देखो, विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणियां यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है। मतलब परिवेश में यह दिया गया है कि वहां दिन का समय है, खूब आसपास हरे भरे पेड़ हैं। अब इसको प्रस्तुत कैसे किया जाए, उसने तो लिख दिया, तो ये एक मंच सज्जा से दिखाया जा सकता है। मंच सज्जा मतलब वो जो स्टेज है उसकी सजावट से, उसकी सजावट से दिखाया जा सकता है। जैसे हरे भरे पेड़ की जो सजावट है वो दिखा दी जाए, नकली के ही सही लेकिन लगाई जा सकती है। ऐसा ही आगे देखो, या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। पार्श्व संगीत मतलब प्लेबैक म्यूजिक, प्लेबैक म्यूजिक से दिखाया जा सकता है कि वातावरण, एटमॉस्फेयर या परिवेश कैसा है। कहने का तात्पर्य यानी मतलब यह है कि कहानी में व्यक्त महत्वपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप यानी नाटक का रूप कैसे ले लिया है उसके अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। कहीं ना कहीं जगह निर्धारित हो जाती है उस वातावरण की या किसी भी चीज की। अब इस पैराग्राफ में बता रखा है कि कई बार कहानी में बात लिख दी गई लेकिन नाटक में वो प्रस्तुत नहीं की जा सकती, या उसका एक तरीका बनाया जा सकता है कि संवाद नए लिखे जा सकते हैं। कहानी में जो एज इट इज लिखे हैं उसके अलावा और भी नई तरीके से संवाद मतलब डायलॉग अलग अलग तरह के लिखे जा सकते हैं, जिससे नाटक की खूबसूरती बढ़े और नाटक का जो कथानक है वो स्पष्ट रूप से सामने आए। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन नए नए जो संवाद लिखने होते हैं उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। देखो, दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद है या नहीं। मतलब वो पर्याप्त संवाद होंगे या नहीं, अगर नहीं है, यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जा सकता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हो, यानी उनसे कहीं ना कोई मैचिंग हो, ऐसा ना हो कि कुछ भी लिख दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या रखनी है ध्यान, कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो, यानी ऐसे कुछ भी नहीं लिख दिया। तीसरी बात ध्यान रखनी है कि वह यह है कि संवाद छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए और बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। कहानी में छपे लंबे समय को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रख पाना कठिन होता है, इसीलिए छोटे छोटे संवाद होने चाहिए, यानी छोटे छोटे वाक्यों के रूप में। अब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, कई बार कहानी में ऐसा होता है कि कहानी में पात्रों के बारे में लिख दिया जाता है कि एक पात्र ऐसा था, ठीक है, लेकिन अब उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पता चल रही, जैसे कि उसके वस्त्र कैसे थे, इस बारे में कोई भी वर्णन नहीं है कहानी में। लेकिन जब नाटक प्रस्तुत करना होता है तब तो नाटक में दिखाना ही होता है ना उस पात्र को, तो उसको कपड़े भी पहनाने होते हैं, तो वो किस तरह के कपड़े पहनेगा, एक एग्जांपल से इस पैराग्राफ में हम समझेंगे। जैसे
हामिद का। देखो, कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है। चरित्र चित्रण यानी पात्रों का मतलब कैरेक्टर्स का, और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। कई बार ऐसा होता है, रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता यानी जो दिखाई दे रहा है और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखो, प्रेमचंद ने ईदगाह में मेला जाते हामिद के कपड़ों का जिक्र ही नहीं किया। क्यों करता? क्योंकि उसने तो कहानी लिखी है प्रेमचंद जी ने, है ना, तो उसका तो जिक्र है ही नहीं, और न ही अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा है। ठीक है, परंतु कहानी में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा, उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे। पैबंद यानी जैसे कहीं से फट जाता है कोई शर्ट या कुर्ता, तो उसको चिपकाने के लिए या उसको ढकने के लिए कपड़ा और लगाया जाता है, अक्सर ऐसा देखते होंगे, उसको पैबंद बोलते हैं। उसके कुर्ते में पैबंद लगे होंगे, जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी अच्छी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे कि उनके पास अच्छा पैसा है। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका, मतलब संवाद किस तरीके से प्रभावशाली हो जाए, डायलॉग कितना अच्छा हो जाए, ये किस पर डिपेंड करता है? अभिनय पर। ये अगला जो तरीका है वो है अभिनय। अभिनय मतलब एक्टिंग, जितनी अच्छी एक्टिंग होगी संवाद उतने ही अच्छे लगेंगे। तो जो प्राय निर्देशक का काम होता है, निर्देशक मतलब डायरेक्टर, आपने देखा होगा ना, फिल्मों में देखते होंगे, उसमें जैसे डायरेक्टर होते हैं, ऐसे नाटक को भी प्रस्तुत करने के लिए एक डायरेक्टर होता है। हालांकि लेखक भी बता सकता है कि उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से प्रस्तुत, क्योंकि लिखा तो उसी ने ही है ना, अगर लेखक सामने ही है तो वो बता सकता है। लेकिन कई बार निर्देशक अपनी ही चलाते हैं और वो बॉस होता है एक तरह का, यानी डायरेक्टर बॉस होता है। लेखक की माने या ना भी माने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेखक अगर थोड़ी अच्छी राय दे सकता है तो उससे बेस्ट चीज नहीं है। देखो क्या लिखा है, जो प्रायः निर्देशक का काम है, पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। पात्र की भाव भंगिमा यानी एक्सप्रेशन, हाव भाव और उसके तौर तरीकों से प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। जैसा पहले भी बात हो चुकी है कि संवाद छोटे छोटे होने चाहिए। इस पैराग्राफ में बता रखा है कि ध्वनि और प्रकाश से भी, यानी जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और जो लाइटिंग है स्टेज पर, उससे भी काफी कुछ इमोशंस क्रिएट हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई नाटक या सीरियल्स में तो देखते ही होंगे, है ना, या रियलिटी शोज में देखते होंगे कि लाइट का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे जैसे वो डांस चल रहा है या जैसे जैसे वो अभिनय कर रहे हैं, जैसे जैसे वो नाटक कर रहे हैं, जैसे जैसे वो एक्शन कर रहे हैं, वो सब का सब लाइटिंग पर भी डिपेंड कर जाता है कि लाइटिंग जैसी होती है ना, वो काफी उभर कर आती है वो लाइटिंग, वो जो इमोशंस होते हैं ना और ज्यादा निकल कर आते हैं उन्हीं लाइटिंग की वजह से, उसी ध्वनि की वजह से या बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से। जैसे कोई सैड सीन चल रहा है, कोई दुख भरा उदास भरा कोई सीन चल रहा है और पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा हो जो सैड सॉन्ग हो या सैड म्यूजिक हो, तो उससे काफी अच्छा प्रभाव निकल कर आता है। वही बात यहां पढ़ेंगे। देखो, ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने और संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने, यानी फीलिंग के साथ, संवेदनात्मक यानी हाव भाव के साथ फीलिंग उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। प्रायः निर्देशक आएगा, निर्देशक लिखा हुआ है, निर्देशक ही इस संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं, क्योंकि लेखक ने लिखा है तो वो ज्यादा बेटर भी बता सकता है। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण का कार्य संतोषजनक होता है। बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने एक नमक का दारोगा के लेखक का नाम बताया था, याद है तो कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हैं। अब इस पैराग्राफ में लिखा है कि कहानी में कई बार द्वंद्व आ जाता है। द्वंद्व, कोई एक व्यक्ति, जैसे कोई एक पात्र लगा लो, एक पात्र अपने मन में ही द्वंद्व लिए हुए है, यानी सोच रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, द्वंद्व चल रहा है उसके मन में। ये कहानी में तो लिख दिया कि वो मन में क्या सोच रहा है, लेकिन मंच पर कैसे प्रस्तुत करें, नाटक में कैसे प्रस्तुत करें कि वो सोच क्या रहा है, तो इसके लिए अलग अलग तरीके हैं। वो क्या क्या तरीके हैं वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभाव यानी मन के भाव, मनोभावों को कहानीकार द्वारा, कहानीकार यानी जैसे कोई कहानी को लिखने वाला है वो कहानीकार है, कहानीकार ने तो लिख दिया, कहानीकार द्वारा विवरण कर दिया गया, लेकिन उसके रूप में व्यक्त किए प्रसंगों को, यानी जो बात लिखी है या जो मानसिक द्वंद्व लिखे हैं, उन मानसिक द्वंद्वों के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ सकती है। यह समस्या आती है अक्सर, यह एक समस्या है पात्रों के द्वंद्व को प्रस्तुत करने की। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल ईदगाह कहानी को ही ले लेते हैं। ईदगाह कहानी का एक हिस्सा है जहां हामिद इस द्वंद्व में है कि क्या क्या खरीदे, यहां जहां वह यह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, उसका रूपांतरण कठिन है। मतलब वो सोच रहा है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, तो वो कैसे दिखाया जाए, कैसे प्रस्तुत किया जाए, उसका एक तरीका आगे लिखा हुआ है। रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन, स्वगत यानी खुद का कथन का प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे एक मंच है, मंच पर कोई पात्र खड़ा है, वो अब सोच रहा है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता, दर्शकों को नहीं पता कि वो क्या सोच रहा है। उसको दिखाने के लिए क्या करता है लेखक एक मंच के एक कोने में जाकर माइक पर या धीरे धीरे या ऐसा बोलना शुरू कर देता है जो वो सोच रहा है। तो ऐसा लगता है जो वो पात्र है, वो जो सोच रहा है,
वो लेखक की आवाज से ही पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहा है। तो ऐसा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके और भी बहुत से तरीके हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, देखना, जिसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। लेकिन आजकल की जो तकनीक है वो वॉइस ओवर अर्थात ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता के माध्यम से संभव है। ये कैसे होती है वॉइस ओवर, आप समझ गए होंगे, ऊपर से किसी और की ही आवाज आ रही है तो उसकी आवाज को ही वॉइस ओवर बोलते हैं। अम्मा वाले अंश के लिए, यानी अम्मा का हाथ जल जाता है, यानी उसकी दादी मां का जब हाथ जल जाता है, यह दिखाने के लिए कि वो सोच रहा है कि दादी मां का हाथ जल जाता है। अब वो मंच पर कैसे दिखाया जाए, तो वही दिखा रखा है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जा सकता है। फ्लैशबैक समझ गए हो ना। इसी प्रकार जब वो मेले में था हामिद, उसके बारे में बात हो रही है। हामिद की ललचाई आंखों, होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। ये दृश्य, ये जो फीलिंग्स है ना छोटी छोटी, ये मंच पर दिखाई जा सकती है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान रंगमंच में क्या क्या संभावनाएं हैं, मतलब आज की तकनीक क्या क्या आ चुकी है, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप नाटक में रूपांतरित करोगे किसी भी कहानी को, तब हमें वो तकनीक पता होंगी तो हम और अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें तकनीक ही नहीं पता तो फिर हम बहुत सी चीजें डल तरीके से प्रस्तुत कर जाएंगे। देखो, यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। जब अच्छे नाटक देखेंगे तब हमें पता चलेगा ये तकनीक भी आ गई है। इसीलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छी नाट्य प्रस्तुतियां देखी जाएं। मतलब रूपांतरण करना सीखना चाहते हो तो पहला पाठ, पहली सीख यही है कि अच्छे अच्छे नाटक देखे जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, तो इसी के बारे में अब हम बात करेंगे। देखो बच्चों, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, और जब तक नहीं पढ़ लेते तब तक मत मानना कि ये पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा एक उद्देश्य ले लो। देखो बच्चों, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी कहां, ये एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही ऊपर, वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th, इस नाम से एक लिंक है, उसमें आपको ये सारी चीजें जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से मिल जाएंगी। लेकिन अब होगा आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट, देखना चाहता हूं किसने कितना समझा है। देखो, अच्छे से आप इस चैप्टर को समझ चुके हो, पढ़ चुके हो, तो आ देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए। बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए। ऑप्शन ए सजीव, ऑप्शन बी निर्जीव, ऑप्शन सी कठपुतली, ऑप्शन डी रूड। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए सजीव। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नाटक का प्रत्येक दृश्य कैसा लगना चाहिए। ऑप्शन ए कथानक का आरंभ, ऑप्शन बी कथानक का हिस्सा, ऑप्शन सी कथानक का मध्य, ऑप्शन डी कथानक का अंत। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी कथानक का हिस्सा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्वगत कथन के स्थान पर आजकल किसका प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए वॉइस ओवर का, ऑप्शन बी वॉइस का, ऑप्शन सी वॉइस वीक का, ऑप्शन डी चेज वॉइस का। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए वॉइस ओवर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कहानी का नाट्य रूपांतरण करते समय पहला पाठ क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे, ए कथानक का आरंभ, ऑप्शन बी किसी नाटक को पढ़ना, ऑप्शन सी रूपांतरण के नियमों को जानना, ऑप्शन डी अच्छी नाट्य प्रस्तुतियां देखना। 5 4 3 2 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी अच्छी नाट्य प्रस्तुति देखना। चलिए बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया है, बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, जरूर देख लेना।